हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इट्स बीन 2 and 3 days। मैं इस लाइट और इस स्टूडियो को बहुत मिस कर रहा था एंड इवेंचुअली फाइनली आई एम एट माई होम एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज स्पेशली। एंड दिस इज गोइंग टू बी द PYQ of polity video number. I guess it's 3 and 4. You guys can check it out. There are few students and who are specially preparing for UPSC CAPF this year. So they asked me that, sir, please give us a small understanding about the PYQs of CEPF also. So in today's session, what I did something special, that I brought the CAPF question first, and some of the students comment that, sir, please discuss the question and the statement while giving the answer so that we are ready for our exams and there shall not be any problem to us while giving the upcoming CAPF exam in CSE. So yes, today's session is going to be a bit different than last, because today we are going to pick up very less question, but most of the questions we will discuss thoroughly. Each and every statement I will try to decode, every single difficult word I will try to decode so that you guys can understand the basics of polity and how to catch up the questions in prelims. So here we go, the first question here itself. And which of the following statement is are correct? Some right contained in part 3 of the Constitution of India are enforceable against the state only. Now कह रहा है कि some rights contained in part 3, जो अपना part 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो कुछ राइट है, some rights are contained in part 3 of the Constitution are enforceable against the state only, जिनको हम enforce कर सकते हैं सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट. ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, वो स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. कह रहा है देयर आर सम सर्टेन आर्टिकल्स इन फंडामेंटल राइट्स, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन फंडामेंटल राइट विच कैन बी इन्फोर्स ओनली अगेंस्ट द स्टेट. कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में ही इन्फोर्स में लाए जा सकते हैं. दूसरा, सम राइट कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन द फेवर ऑफ सिटीजन. कह रहा है कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में जो केवल सिटीजन्स के अगेंस्ट ही हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं. एंड जहां ये इन्फोर्सेबल वाला वर्ड आ रहा है, आई वांट टू से यहाँ इन्फोर्सेबल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्सनल सिटीजन हूँ, आई एम नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं एक आम नागरिक हूँ, एक प्राइवेट एंटिटी हूँ, आई एम नॉट अ स्टेट, मैं कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करूँ किसी इंसान का, तो क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो मेरे अगेंस्ट में इन्फोर्सेबल हो सकता है? बात समझ आ रही है? वैसे अगर मैं स्टेट बन जाऊं, फॉर एग्जांपल मान लो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी इंसान के फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो उस स्टेट के खिलाफ खाली हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं. ये दो स्टेटमेंट यही बात कह रहे हैं. ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है स्टेट की. सम राइट कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल. और कह रहा है कुछ राइट्स ऐसे हैं आपके जो दोनों के अगेंस्ट ही इन्फोर्स किए जा सकते हैं. अब वो आर्टिकल कौन कौन से हैं पहले फोकस करना. अगर मैं आपसे बोलूं यहां सिटीजन ओनली बोला है, जब उसने सिटीजन ओनली बोला है, देयर आर सर्टेन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 याद आ रहा है कुछ, ये केवल किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं? ओनली द सिटीजन्स. रिमेंबर दिस. तो अगर आपको ये बेसिक एसेंशियल चीजें याद हुए तो इसके हिसाब से मैं आपसे कहूं देयर आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कहते हैं कि हम कुछ आर्टिकल्स को स्टेट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल को सिटीजन के अगेंस्ट और कुछ को दोनों के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. वो कौन कौन से आर्टिकल हैं पर्टिकुलरली हमें इन पे फोकस करना है. सो हियर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो ध्यान से. मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर इंटेंड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. कहने का मतलब है कि जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है उसमें से बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका यही इंटेंशन है कि वो हमें प्रोटेक्ट करें. किससे? आर्बिट्री एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के तानाशाही और जबरन किसी कार्य से. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राइमरली लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12. जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है उस स्टेट्स को लिमिट करता है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिंपली कह रहा है इवन आर्टिकल 32 यू कैन हेयर इंसर्ट, वो भी तो सरकार की आर्बिट्री एक्शंस को लिमिट करता है बाय प्रोवाइडिंग यू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. उनको भी तो इन्फोर्स कर सकते हैं ना स्टेट के खिलाफ. फिर उसके बाद कह रहा है
While some rights are available to any person, कुछ rights सबके पास available हैं, but there are some specific strict reserve rights for the Indians only. वो कौन कौन से हैं आपके? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. वी हैड डिस्कस दिस ऑलरेडी इन द क्लासेस. ठीक है जी. इनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ एंड स्टेट इंडिविजुअल, वो कौन सा है? सर्टेन राइट्स so fundamental that protect individual against the actions of the other private citizen as well as the सरकार. कोई कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं और सरकार से हमें बचाते भी हैं. वो आर्टिकल हैं आपके 17, 23 and 24. So in this particular statement, if I would say each and every single statement is absolutely correct, hence the answer would be 3, because this is the feature of fundamental right. It can be enforced against the state, it can be enforced against the citizen, it can be enforced both state and the individuals. I hope the statement is correct, especially to you Shantanu. Next, which of the following statement about a national emergency is correct? National emergency की बात है, कह रहा है इनमें से कौन सा statement correct है? Let's see what statement is saying. A proclamation of emergency may be made by the president only when the security of India or any part thereof is threatened by war or external aggression or armed rebellion. We know this. The president has power under Article 352 that our president of India can impose three type of emergency. One is national emergency, which is discussed in under Article 352, right? ये तो बहुत बेसिक बात हमको पता हुआ है. कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी तभी जब उनको ऐसा लगता है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को या देश के इंटरेस्ट को कोई खतरा है फ्रॉम एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रिबेलियन. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज पर द आर्टिकल 352, राइट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन एनी मैटर. कह रहा है जब भी आपातकाल लगेगा तो सरकार के पास, भारत सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो स्टेट को किसी भी मैटर में डायरेक्शंस दे सकती हैं. ठीक है जी. द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर. हाँ, इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दें. सपोज करो इंडिया में आपातकाल लग जाएगा, इसका मतलब वो कह रहा है कि ये नहीं है कि हम यूपी की सभा को भंग कर देंगे. यूपी की सभा तो रहेगी ना हमेशा. और बात किसकी हुई है गाइस? यहाँ पे फोकस करना, नेशनल इमरजेंसी. डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द स्टेट इमरजेंसी. द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कह रहे आपातकाल की जो इमरजेंसी इंपोज की जाती है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाई जाती है एक बार में, लेकिन हाँ दोनों हाउसेस के अप्रूवल के बाद. मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको परेशान करने वाली है. वो कह रहा है कि इनमें से करेक्ट क्या है भाई. अब आपको इसमें से करेक्ट बताना है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स. अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख के एक बार समझना, अगर हम बोले तो इसमें करेक्ट सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं. डू वी हैव एनी ऑप्शंस लाइक दिस? अब हमें इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा. लेट्स सी, कोई ना कोई स्टेटमेंट तो हमारा गलत होने वाला ही है. ठीक है, वॉर एक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है. What is the question is saying? Which of the following statement about national emergencies are correct? Select the correct answer using the code here below given. तो 1 2 3 4 ये बात भी सही है, ये बात भी सही है. अच्छा, ऑप्शन 2 इज bit complicated here guys. The government of India acquire power to give direction to the state. When the statements are correct, absolutely. Does not suspend the. ठीक है, सब तो सही है, क्या गलत है इसमें? 1 2 3 4 इज नॉट एन ऑप्शन हेयर गाइज. एक बार इसके ना आंसर को जो चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैं भी चेक कर लूंगा एंड देन विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. ओके, बिकॉज यह बिट कॉम्प्लिकेटेड हेयर. एब्सोल्युटली सारे स्टेटमेंट गलत सही है मतलब यहाँ पे. सो देयर शैल बी ऑप्शन लाइक 1 2 3 4, बट इज 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली. एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ. अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट only when the security of India or any part of
is threatened by the war, the proclamation of emergency may be made by. अच्छा गाइस, डोंट यू थिंक, क्या पता वो यहां से खेल रहा है? The proclamation of emergency may be made by the parliament only when the security of India. The proclamation of emergency may be nahi, it is by the president of India only. Anyways, I have to check this question. Don't worry. Let's jump to the next question. The Constitution of India does not guarantee which of the following as a fundamental right. इनमें से कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज एन फंडामेंटल राइट हमें नहीं प्रोवाइड करता? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कैरी ट्रेड एंड बिजनेस. तो राइट टू प्रॉपर्टी इज एज नॉट ए फंडामेंटल राइट. दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज एफ के आसपास ये चीज मेंशन होगी आपको. Which one of the following statement with regard to DPSP is not correct? DPSP के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कह रहा है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ. एब्सोल्युटली आर्टिकल 37 इसी बात की बात कर रहा है. दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ये एक एक्सेप्शन है भाई. दे कैन नॉट ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट, येट देयर आर सम सर्टेन केसेस जहां पे DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में थोड़ा सा बेडरॉक डिस्प्यूट रहता है. उसको देखेंगे थोड़ी देर में. तो एक यही स्टेटमेंट जो सही नहीं है, बाकी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि दे कैन नॉट ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स. अब सारे फंडामेंटल राइट्स को तो ये ओवरराइड नहीं कर सकते, बट देयर आर सम सर्टेन फंडामेंटल राइट सच एज 14 एंड 19. ये फंडामेंटल राइट इन सम केसेस वी वायलेट इट. अब कैसे, जैसे समझ लो DPSP का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए आप क्या देखते हो कि हमारा काम क्या है कि हम सोशल इनइक्वालिटीज खत्म करें, सोशली डिप्रेस क्लास पीपल के लिए हम स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं. अब उस केस में आप क्या देखते हो, जब ऐसी घटनाएं होती है तो एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 जिसमें हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट एवरीबडी इज इक्वल टू ईच अदर, बट येट वी हैव सम प्रोविजंस where we make special cases, special laws for the people of depressed classes. तो वहाँ पे जो आर्टिकल 38 है उसको स्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 38 एंड 39 को स्टैब्लिश करने के लिए सम टाइम वी हैव टू ओवरराइड आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19. ऐसा भी समझ लो भाई. देखो अब दो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम जी, एक कहता है हम शेड्यूल कास्ट के इंसान है, एक कहता है कि हम जर्नल इंसान है. अब एज पर आर्टिकल 14 दोनों को इक्वल रहना चाहिए. अब DPSP का आर्टिकल 38 कहता है कि इंडिया को एक ऐसा स्टेट बनना है जो कि आपका सोशल इनइक्वालिटी खत्म करे. अब अगर सरकार सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन लेके आती है फॉर एग्जांपल, सो डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू वायलेट द आर्टिकल 14? क्योंकि हमने DPSP को स्टैब्लिश करने के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया कि भाई हम इक्वल नहीं देख रहे भी आपको, हम डिप्रेस क्लास को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हम उनको इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट लुकिंग देम इक्वल. सो 39 को एंड 38 को स्टैब्लिश करने के लिए या 45 को स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कभी कभी ओवरराइड कर देते हैं आर्टिकल 14 को. ठीक है. सिमिलरली कभी कभी अच्छे खासे काम करने के लिए, जैसे सरकार फॉर एग्जाम्पल उसका काम है दैट इट नीड्स टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सरकार का काम है कि सरकार एज पर द आर्टिकल योर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सरकार का काम है. सो इफ द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आर्टिकल 19 वायलेट होगा, क्योंकि आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है आपके उसको फ्रीडम को. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इतने सारी फ्रीडम्स दे रखी गई हैं आपको. तो जब सरकार कभी भी DPSP को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है तो वहां पे उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करना पड़ता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट इज गोइंग टू वायलेट एवरी सिंगल फंडामेंटल राइट. तो सारे फंडामेंटल राइट्स को कभी भी DPSP को स्टैब्लिश करने के लिए ओवरराइड नहीं किया जा सकता, बट देयर आर सम सर्टेन लाइक 14 एंड 19 उनको ओवरराइड किया जाता है. ठीक है जी. Which of the following fundamental right has not been provided to a person? इसमें से कौन सा एक पर्सन को नहीं प्रोवाइड है? Protection against prosecution and the punishment for the same offense more than once. ठीक है जी. To refuse to give his or her sample of the handwriting and as an evidence. Okay. To act as a witness. To right not to convict of any offense except for the violation of law. यहाँ पे आर्टिकल 20 you need to understand. We have seen there are concepts like no double jeopardy, remember, no ex post facto law and no self incrimination. तो no self incriminate क्या था, that we must not, ठीक है, accept
आर क्राइम, है ना, और हमें कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। इन दैट सिचुएशन वी आर फ्री until unless कोई आके पकड़ के हमें जेल में बंद कर दे और हमें प्रूव करे दैट वी आर गिल्टी। नो डबल जेपर्डी मींस वी कैन नॉट बी गिल्टी फॉर वन सिंगल क्राइम फॉर द ट्वाइस, एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती हमको। और वी आर ओनली कन्विक्टेड व्हेन वी आर ब्रीचिंग द लॉ, दैट इज नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बट हेयर इज अ सर्टेन ट्रैप यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई अगर आपको इंक्रिमिनेट कर लिया गया है so you are not saying anything, but for the evidential purpose the police has the right to take your samples of handwriting, DNA and all police can carry with the help of local magistrate order। तो उस केस में आपके पास ये राइट नहीं है दैट यू स्टार्ट बिकमिंग रिजिड कि हम नहीं देंगे आपको अपना खून, आपको देना पड़ेगा। That's why here this statement to refuse to give his or her sample of handwritten evidence to support the prosecution against him, तो ये तो भाई सिंपल गलत है, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। इनके खुद नहीं कमिट कर रहे बट सैंपल्स यू हैव टू गिव, अदरवाइज लेंगे आपका सैंपल। आगे देखो तो ये बातें लिखी हैं, यू गाइस कैन रीड इट आउट लेटर ऑन। Which of the following statement regard the DPSP of the state policy is not correct? DPSP से associated कौन सा statement correct नहीं है? State shall follow the DPSP both in the matter of administration and the making of law। बिल्कुल सही बात है। एक स्टेट के अंडर आर्टिकल 12 एंड अंडर आर्टिकल 36 अ स्टेट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य की कर्तव्य है, इसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इट मीन्स दे आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट्स पॉलिसी। तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, तो जब भी कोई लेजिस्लेचर कानून बनाएगा उस समय भी डीपीएसपी को देखना पड़ेगा। व्हेन एग्जीक्यूटिव इज एग्जीक्यूटिंग द लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, तब भी उसको एग्जीक्यूट करते समय डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों में ही जरूरत पड़ती है भाई। डीपीएसपी ऑफ द embody the object of the state under the Republican Constitution। DPSP of Directive Principle State Policy embody the object of the state under the Republican Constitution। किसी भी गणराज्य के अंदर किसी भी राज्य के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको बताता है कौन? डीपीएसपी। बिल्कुल सही बात है, हमें नॉट करेक्ट बताना है जी। द डीपीएसपी हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स इन द केस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। कह रहा जो डीपीएसपी है उसकी पावर ज्यादा है ओवर द फंडामेंटल राइट अगर दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट, इन दैट सिचुएशन वो कह रहा है कि डीपीएसपी प्रिसाइड कर देगा फंडामेंटल राइट को, जो कि एक सही स्टेटमेंट नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसा है बट नॉट इन एवरी केसेस। द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते एज पर आर्टिकल 37 इट इज मेंशन। अब आर्टिकल ये स्टेटमेंट सी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू पैरामीटर्स जहां पे क्वेश्चन फंसेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो शुरू में भी एक देखो ध्यान से, फंडामेंटल राइट एंजॉय लीगल सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट के पास लीगल सुप्रीमेसी बिकॉज दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाइल डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। The Supreme Court has ruled, notably in Minerva Mill case in 1980, that the Constitution is founded on the bedrock of the balance between two. So in the Minerva Mill case, Supreme Court had ruled that DPSP and the fundamental rights are correlative to each other and both are considered as the foundation. While specified DPSP like Article 39B and 39C can sometime be given precedence over Article 14 and 19, and there is no blanket rule that DPSP have precedence over the fundamental right. Even in Minerva Mills case, the Supreme Court ruled that in some cases while implementing Article 39, the DPSP can override, right, the fundamental rights, but it is not in every case. So hence statement C would not be a right statement, because according to the question, the statement C is directly saying that DPSP have precedence over the fundamental right. It is not precedence. In some cases, while implementing the welfare state, social economical democracy, republican state, DPSP can override fundamental right, but not in every case. Which of the following constitutional amendment had enormously strengthened the power of the speaker? ठीक है, किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने स्पीकर की पावर को बहुत सुप्रीम कर दिया है? देखो मुझे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। द एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, क्या कहा भाई इसने सिंपल कहा ना, व्हेन अ एमपी और अ एमएलए इज आउट डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, एट दैट डिफेक्शन वुड बी
फाइनल डिसीजन चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेचर हेड। मतलब अगर एक लोकसभा या फिर एक एमएलए को, एमपी को या फिर एमएलए को उसके हाउस से डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि उसने दल बदल कर लिया है, तो उस केसेस में फाइनल डिसीजन किसका होता है? या तो चेयरमैन का होगा या तो स्पीकर का होगा। दैट्स वाई स्पीकर एंड चेयरमैन बिकम सुप्रीम हियर। वो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे और भी याद रखना है आपको। अर्लियर the Supreme Court, earlier the chairman and the speaker were the supreme and their decision was final. But we need to understand in a Kihoto Holland case, the Supreme Court again ruled that the decision taken by the Lok Sabha speaker and the chairman of Rajya Sabha will be under the judicial review. ये बात यहाँ पे समझेंगे, will be under the judicial review. इसकी पॉइंट को आप याद रखना. The decision is not absolute, that can be reviewed by the Supreme Court in different angles. Let's see which of the following concern has found a place in both fundamental duties and the DPSP. कौन सा ऐसा कंसर्न है जो दोनों जगह पे है? इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कहीं होती है हमारे डीपीएसपी में, कहीं पे कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की बात होती है, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है भाई, नॉट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर फंडामेंटल राइट होता आई वुड गो विद कोऑपरेटिव, क्योंकि 19 भी कोऑपरेटिव की बात करता है और डीपीएसपी का 43B भी कोऑपरेटिव की बात कर रहा है, तो दोनों ही कोऑपरेटिव की बात कर, दोनों ही रेफरेंस ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ आपने ड्यूटी बोला है, और ड्यूटी में सिंपल सी बात है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और यही समय आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है दैट वी शैल प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। सो ये एनवायरनमेंट वाला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। Which of the following is not part of a DPSP? Uniform Civil Code 44, separation of executive from judiciary 51, duty of the state to raise the level of nutrition article 47, promotion of scientific temperament, humanity and spirit of inquiry and reforms. This is fundamental duties, not DPSP. ये खत्म कर दो because ये duty है आपका, DPSP नहीं है। Which of the following are provided in the India by the Right to Education Act? Right to Education Act में क्या आया है? इतना लेंदी क्वेश्चन है, जब भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं थोड़ा सा तुरंत फोकस होकर स्टेटमेंट्स को देखता हूँ, कहीं से स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ, आई विल डायरेक्टली पिक टू द आंसर। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 एंड चौथे में थोड़ा सा देखो दिक्कत क्या है, बस मुझे 3 पढ़ना है गाइस। 3 पढ़ते क्या लगा? राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एज इट इज यूपीएससी ने क्या कर दिया, आपको आर्टिकल 30 पूछ दिया। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के राइट, आर्टिकल 30 क्या कहता है? दैट माइनॉरिटी हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्टर इट अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ। तीसरा एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन खत्म हो गया। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग द आउट ऑफ द फंड। ये आर्टिकल 28 की बात कर दी 30 की बात कर दी, तो ये दो तो खत्म ही हो गए। 3 एंड 4 खत्म होते ही 4 खत्म, 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। मुझे पढ़ना ही नहीं है आगे। Which of the following are related to the right to equality under the provision of Article 14 to 18? 14 से 18 में right to equality में क्या क्या है? Article 15 ये हो गया, Article 16 ये हो गया, Education and the cultural right of the minorities ये Article 29 हो गया, Abolition of untouchability 17 हो गया। तो ये खत्म हो गया भाई, तीसरा हटा दो, तीसरा हटा दो, तीसरा हटा दो, 1 to 4। Which among the following fundamental right is not suspended when the emergency is imposed? आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। सो राइट टू लाइफ कहाँ है यहाँ पे? ये तो खत्म हो जाएगा, राइट ये भी खत्म, 19 भी खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन 32 भी खत्म। द ओनली आर्टिकल विच नॉट बी सस्पेंडेड दैट इज ए, बिकॉज 20 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51? आर्टिकल 51 का हिस्सा क्या नहीं है भाई? अच्छा, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये तो है। मेंटेन ऑनरेबल, ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटर रिलेशन डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, गलत, आर्बिट्रेशन की बात ही नहीं है भाई। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी करोगे, आर्बिट्रेशन करोगे तो वॉर होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बिल फॉर अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली अंडर आर्टिकल 368 और नॉट करेक्ट पूछा है, फोकस रखना इस पे। इट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल 368, बिल्कुल सही बात है। Joint sitting can be restored for the passing of a bill amending to the Constitution of India. There is no such provision for the joint sitting. लास्ट क्लास में बताया था मैंने, या लास्ट वीडियो में बताया था, there is no provision for the joint sitting। ठीक है, आज की ही वीडियो में बताया था मैंने मॉर्निंग के अंदर कि वही जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है।
सो बस दूसरा खत्म करना है, बाकी पढ़ना ही नहीं भाई आप लोगों, बाकी पढ़ना ही नहीं। यू शैल बी कॉन्फिडेंट अबाउट वन सिंगल स्टेटमेंट, आगे बढ़ जाना है। हाँ अगर 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4 हो तो पढ़ लेना, कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए फिर बेड़ा कर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Under Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 year. इतना भी बारीकी से पढ़ाई नहीं करनी हम लोगों को कि हम 14 को 11 करके आ जाएं, 6 to 14 ईयर, गलत हो गई ना बात, पहला खत्म कर दो। करेक्ट, अच्छा करेक्ट पूछा तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोलूट पावर, अच्छा जी एब्सोलूट पावर है जी आपके पास, गलत बात। फंडामेंटल राइट themselves are not absolute, so article 26 cannot be absolute, they must be regulated by the provision of law. Only religion and the linguistic minorities find mention in article 30 of the constitution of India in reference to its right to establish, हाँ बिल्कुल सही बात है, केवल सिर्फ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है। पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय द लॉ एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, रेट इशू करने की पावर क्या ख्याल सुप्रीम कोर्ट के पास है? आप खुद जानते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन डू सो, अंडर आर्टिकल 1 और 2 to 6 हाई कोर्ट डू सो, तो खाली सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे तो मामला यहाँ खराब हो जाएगा ना आपका। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, ठीक है चलो कहानी शुरू करते हैं।